हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी iOS प्रिंट चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं ARO के टेस्ट सीरीज के सेकंड क्लास। तो कल की क्लास मुझे लगता है आपने पढ़ ली होगी। तो आज पढ़ते हैं हम। कल मैंने 20 क्वेश्चंस पढ़ाए थे, तो 21 क्वेश्चन से हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं। तो 21 क्वेश्चन चेक करते हैं। द फर्स्ट कृषि विज्ञान केंद्र वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1974 एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। बताओ कि 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना किस स्थान पर हुई। तो ऑप्शन है चंडीगढ़, नागपुर, हैदराबाद या पांडिचेरी। तो इसका आंसर है हमारा पांडिचेरी। भारत में पहला कृषि के 1974 में पांडिचेरी में स्थापित किया गया था, जो केंद्र एक स्थानीय कृषि विश्वविद्यालय से जुड़े होते हैं, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और किसानों के बीच संयोजक कड़ी के रूप में काम करते हैं। ठीक है, तो भारतीय, अगर हम बात करते हैं भारत पर पहला कृषि विज्ञान केंद्र कब स्थापित किया गया, 1974 में। और वर्तमान में कितने हैं, 725 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। तो तीन चीजें, एक तो इसकी स्थापना 1974, कौन सा है, पांडिचेरी है। कितने वर्तमान में कृषि केंद्र हैं, कृषि विज्ञान केंद्र, तो 725 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उत्तर प्रदेश स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में कौन सा स्थान प्राप्त किया। तो आपके पास ये क्वेश्चन है, तो ऑप्शन में है चौथा, तीसरा, छठा या नन ऑफ द अबव। फोर्थ, थर्ड, सिक्स या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आप बताइएगा कि कौन सा होगा। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की बात करते हैं तो हमारा स्थान है छठा, जो यूपी का है वो छठवा है। और वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश 10वें स्थान पर रहा। ठीक है, ये 2022 की बात है। वर्ष 2020 में उत्तर प्रदेश 7वें स्थान पर रहा। इंदौर लगातार छठे वर्ष स्वच्छ स्वच्छ सर्वेक्षण के अंतर्गत सबसे स्वच्छ शहर होने के खिताब सम्मानित किया। तो ये वाली इंपॉर्टेंट लाइन है, इंदौर। ठीक है, तो सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, इंदौर है। ठीक है, और यूपी छठवें स्थान पर है। 1 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में सूरत व विजयवाड़ा दूसरे स्थान पर व तीसरे स्थान पर है। वाराणसी सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर घोषित किया गया। वाराणसी क्या घोषित किया गया है, गंगा शहर घोषित किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं 23 क्वेश्चन में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर बेसिन इज द लार्जेस्ट इन एरिया। निम्नलिखित में कौन सी नदी घाटी क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है। ऑप्शन है कावेरी, फिर है महानदी या फिर है नर्मदा या ताप्ती। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है महानदी। महानदी की बात करते हैं तो महानदी क्या है, सबसे बड़ी घाटी बेसिन है। ठीक है, जिसका क्षेत्रफल सबसे बड़ा है। तो महानदी कितनी है, 1,41,589 वर्ग किलोमीटर के साथ उपयुक्त नदियों में क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है। उसके बाद कावेरी है 81,155, फिर नर्मदा है, नर्मदा इससे पहले है। ठीक है, पहले महानदी है, फिर नर्मदा है, फिर कावेरी है, उसके बाद है ताप्ती। ठीक है, जिसका क्षेत्रफल आपके सामने है। आगे चलते हैं। Mass list first with list second and select the correct answer from the code given below the list। तो आपके पास साइंटिस्ट के नाम दे रखे हैं और उनके कार्य क्षेत्र दे रखे हैं, एरियाज दे रखे हैं। तो आपको बताना है कौन कौन से एरिया से हैं। ठीक है, तो आपके पास हैं बीरबल साहनी, केसी मेहता, पी माहेश्वरी, एस एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, तो एम एस स्वामीनाथन की बात करते हैं तो वो हैं हमारे हरित क्रांति से संबंधित। ठीक है, और पी माहेश्वरी किससे संबंधित है, बीरबल साहनी शायद जीवाश्म विज्ञान से हैं, और केसी मेहता हमारे प्लांट
प्लांट पैथोलॉजी से हैं, और पी माहेश्वरी भ्रूण हत्या से है। एक बार चेक कर लेते हैं, देख लीजिए। तो बीरबल साहनी जीवाश्म वनस्पति विज्ञान, केसी मेहता पादप रोग विज्ञान, पी माहेश्वरी भ्रूण विज्ञान, एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति। दोबारे से, बीरबल साहनी जीवाश्म वनस्पति विज्ञान, केसी मेहता पादप रोग विज्ञान, पी माहेश्वरी भ्रूण विज्ञान, एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति से। नेक्स्ट चलते हैं। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना यूपी डास प्रायोजित की गई है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में चलते हैं। 25 नंबर के ऑप्शन में चलेंगे। तो किसके द्वारा प्रायोजित की गई है? ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, यूपी सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, विश्व बैंक द्वारा, या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है विश्व बैंक द्वारा। विविध कृषि सहायता परियोजना का प्रथम चरण 23 सितंबर 1998 को विश्व बैंक की सहायता से स्टार्ट किया गया, जो कि 2004 तक चला। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये था कि किसानों की जो भागीदारी के माध्यम से कृषि विविधीकरण, ठीक है, कृषि की प्रक्रिया को, कृषि की विविधीकरण की प्रक्रिया को तेज करना था। ठीक है, तो दो चीज आई समझ में। एक क्या आया कि इसका प्रथम चरण कब स्टार्ट हुआ था? 23 सितंबर 1998 को। किसके द्वारा? विश्व बैंक की सहायता से। कब तक चला? मार्च 2004 तक चला। द्वितीय चरण 2007 में राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ हो गया। फिर RKVY भारत सरकार द्वारा प्रायोजित ये किया गया था, और कब पूरा हुआ? 2013 में पूरा हुआ। ठीक है, 7 में चला था, 13 में पूरा हुआ, 98 में चला था, 2004 तक चला। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका आंसर है 2017 में स्टार्ट हुई थी ये। ठीक है, और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये की गई थी। ठीक है, और इसका जो उद्देश्य था वो था कि किसानों की जो आय है वो 2022 तक दोगुनी करना है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ भी है। तो समृद्धि आयोग की स्थापना क्या डालोगे आप? 2017। ये देख लो, नवंबर 2017 में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये की गई, और 2022 तक किसानों की आय दुगनी करना है। नेक्स्ट चलते हैं। शेरशाह सूरी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शेरशाह सूरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वह एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे। बहुत सही बात है कि वो शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे। सेकंड क्वेश्चन है, हालांकि एक शासक के रूप में उनके गुण युद्ध के मैदान पर उनकी जीत से अधिक उल्लेखनीय नहीं थे। तो ये बात है गलत। ठीक है, तो इसके ऑप्शन क्या होंगे? ओनली फर्स्ट, ओनली फर्स्ट। ठीक है, देखो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में शेरशाह सूरी न सिर्फ एक शासक के रूप में प्रसिद्ध है, बल्कि वह एक सुदृढ़ प्रशासनिक, आर्थिक, सैन्य व्यवस्थापक आदि के रूप में भी प्रसिद्ध है। वास्तव में उसकी प्रसिद्धि का मूल कारण युद्ध विजय से इतर उसके प्रशासनिक व्यवस्था में ही निहित थी। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, वो एक शासक के रूप में प्रसिद्ध था, वो एक प्रशासनिक के रूप में प्रसिद्ध है, वो एक व्यवस्थापक के रूप में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? अब उद्घाटन की बात कर लेते हैं। आपके आगे ऑप्शन है देहरादून, नैनीताल, हैदराबाद या माउंट आबू। तो अगर ओपन रॉक संग्रहालय की बात करते हैं तो इसकी स्थापना हैदराबाद में हुई थी। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जनवरी 2022 में भारत में पहले ओपन संग्रहालय का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया। इसे वैज्ञानिक और अध्ययी अनुसंधान परिषद
राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान के परिसर में स्थापित किया गया। इसे लगभग 35 विभिन्न प्रकार की चट्टानें हैं जिसकी आयु 3.3 बिलियन वर्ष से लेकर 55 बिलियन वर्ष है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला ए कुहना का निर्माण किसने कराया? किला ए कुहना का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है हुमायूं, शेर शाह, अकबर या शाहजहां। तो इसका जो निर्माण करवाया था किला ए कुहना, अभी हमने शेर शाह के बारे में पढ़ा था, तो शेर शाह ने ही किला ए कुहना का निर्माण करवाया था। ठीक है, और शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित करने के बाद अपने निजी इस्तेमाल के लिए इस मस्जिद का निर्माण कराया। ठीक है, तो शेरशाह ने हुमायूं को भी हराया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार कितने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, कितने स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी में उनके भौगोलिक क्षेत्रफल, जो भी उनका ज्योग्राफिकल एरिया है, 33% से अधिक क्षेत्रफल वन आच्छादित है। ठीक है, तो ये बताना है, तो कितने आच्छादित हैं? ऑप्शन है 7, 13, 17 या 23। तो इसका आंसर है 17। इसके बारे में पढ़ते हैं, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार 17 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में उनके कुल भौगोलिक क्षेत्र का 33% से अधिक क्षेत्रफल वन आच्छादित है। देश का कुल वन और वृक्ष आवरण 80.9 मिलियन हेक्टेयर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार देश में 33% भाग में वन आच्छादित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो 17 याद रखना कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार 17 स्टेट और यूटी में उनके कुल भौगोलिक क्षेत्र का 33% से अधिक क्षेत्रफल वन आच्छादित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसे टाइम पत्रिका द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया? सेलेब ड्रेसल, लुइस हैमिल्टन, नीरज चोपड़ा, सिमोन बाइल्स। तो किसे किया गया था? सिमोन बाइल्स को किया गया था। ठीक है, नीरज चोपड़ा भी मार देते हैं लोग, तो मतलब कंफ्यूज जाते हैं, तो सिमोन बाइल्स को किया गया था। पढ़ लेते हैं, दिसंबर 2021 में टाइम पत्रिका एथलीट ऑफ द ईयर 2021 सिमोन बाइल्स को घोषित किया गया। महानतम जिम्नास्ट में शामिल बाइल्स ने मानसिक स्वास्थ्य को तरजीह देते हुए टोक्यो ओलंपिक के 4 स्पर्धाओं के फाइनल से नाम वापस ले लिया। जिसका कारण क्या था? जिसका कारण सिमोन बाइल्स द ट्विस्टेज नामक बीमारी का शिकार हो गई थी, जिसमें जगह व दिशा का सही से भान नहीं हो पाता। बाइल्स 4 बार ओलंपिक पदक विजेता रही हैं। वर्ष 2023 में टाइम पत्रिका द्वारा लियोनेल मेसी को टाइटन श्रेणी में पुरस्कृत किया गया। तो सिमोन बाइल्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं का पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं, नाबार्ड की व्यवस्था, स्वयं सहायता समूह का बैंक लीकेज कार्यक्रम, किसान क्रेडिट कार्ड या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना। ठीक है, तो हमारे अगर बात करते हैं, हमारे पास जो ऑप्शन दे रखे हैं, सबसे पहले हमारे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना होती है। अगर इसके आंसर को चेक कर लो, ये है हमारा आंसर। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में होती है। नाबार्ड की स्थापना 1982 में होती है। स्वयं सहायता समूह का बैंक लीकेज प्रोग्राम 1992 से 93 में होता है। एंड किसान क्रेडिट कार्ड योजना
1998 में प्रारंभ होती है। तो फर्स्ट क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975, नाबार्ड की स्थापना 1982, स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम 1992 से 1993, किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998। नेक्स्ट चलते हैं। जनवरी 2022 में आयोजित भारत के राष्ट्रीय युवा महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह राष्ट्रीय युवा महोत्सव का 20वां संस्करण था। ये तो गलत है। और इसका आयोजन पुदुचेरी में किया गया था। ये सही है। तो इसका आंसर ओनली बी है। अगर इसके नोट में चलते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, अब युवा दिवस की बात हो रही है तो युवा महोत्सव की बात हो रही है, तो युवा महोत्सव कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 12 जनवरी को। 12 जनवरी 2022 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, अब देखो वहां पे 20वें था, यहाँ पे 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन हुआ। कहां पर हुआ? पुदुचेरी में हुआ था। ठीक है। और यह 20वां संस्करण नहीं बल्कि 25वां संस्करण है। इस महोत्सव की इस वर्ष की थीम है इट्स ऑल इन द माइंड। ठीक है। और राष्ट्रीय युवा महोत्सव वर्ष 1995 में शुरू हुआ। 12 जनवरी 2023 को 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कर्नाटक के हुबली में किया गया। 2023 वाला कहाँ किया गया? ये हुबली में किया गया। वो 2022 वाला था। ठीक है। तो इसकी थीम थी युवा विकसित भारत। एक बार दोबारा से, 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन पुदुचेरी में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही थी। ठीक है। 12 जनवरी 2022। ठीक है। और राष्ट्रीय युवा महोत्सव वर्ष 1995 में शुरू हुआ था और 2023 वाला कर्नाटक के हुबली में हुआ है। ये हो गया कंप्लीट। आगे के क्वेश्चन चलते हैं 34 नंबर का। प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज, भारत सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्म्स राइट अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो आपके आगे ऑप्शन है 2001, 2005, 2015, नन ऑफ द अबव। तो स्टार्ट हुआ था यही 1 में, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फॉर्म्स राइट अधिनियम। अब इसके बारे में पढ़ें तो इसमें क्या हुआ कि भारत सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्म्स राइट अधिनियम को 2001 में पारित किया गया। इससे पौधे की किस्म, कृषकों और पौधों के संवर्धकों के अधिकार के संरक्षण के लिए प्रभावी प्रणाली स्थापित करने तथा पौधे की नई किस्मों के विकास को प्रोत्साहित करने हेतु ये लाया गया था। ठीक है। तो 2001 प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्म्स राइट अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर का। नवंबर 2021 में नीति आयोग द्वारा घोषित सतत विकास लक्ष्य, शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 में कौन सा शहर शीर्ष 3 स्थानों पर शामिल नहीं था? तो कौन सा नहीं था? इंदौर नहीं था। कोयम्बटूर था, चंडीगढ़ भी था, शिमला भी था, लेकिन कौन नहीं था? इंदौर नहीं था। ठीक है। सबसे निचले पायदान में कौन कौन थे? तो सबसे निचले पायदान में धनबाद, मेरठ, ईटानगर, गुवाहाटी, पटना थे। नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसकी स्थापना पूछी गई है कि द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर। तो इसका आंसर है 1952। 6 अगस्त 1952 को इसका गठन होता है। ये कैसा निकाय है? संविधानेतर निकाय है। ठीक है। जिसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक तथा योजना आयोग के सभी सदस्य इसके पदेन सदस्य होते हैं। ठीक है। सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? अब सिडबी
सिडबी की अगर हम बात कर लेते हैं कि सिडबी की फुल फॉर्म क्या है। सिडबी की फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक। ठीक है। अब ऑप्शन है कि उसका मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन में कानपुर है, लखनऊ है, गाजियाबाद है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर दीजिए इसका। सिडबी का मुख्यालय कहाँ है। आप लखनऊ भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो सिडबी का मुख्यालय की बात करते हैं तो सिडबी का मुख्यालय हमारे कहाँ है, लखनऊ है। ठीक है। सिडबी, इसकी स्थापना सिडबी 2 अप्रैल 1990 को भारतीय संसद के अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। सिडबी 2 अप्रैल 1990। हेडक्वार्टर कहाँ है, लखनऊ में है। यह संस्था एमएसएमई क्षेत्र की वित्तीय और विकासात्मक जरूरतों को क्या करती है, पूरा करती है। ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो शिव सुब्रमण्यम रमन इसके अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं। किसके, हमारे सिडबी के। स्थापना 2 अप्रैल 1990। हेडक्वार्टर लखनऊ। 38 क्वेश्चन में चलते हैं। रिंगलमैन स्केल इज यूज्ड टू मेजर द डेंसिटी ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें बताना है कि रिंगलमैन स्केल जो है उसका यूज जो है घनत्व मापन में होता है। किसके घनत्व मापन में होता है। ऑप्शन है कोरा, फॉग, नॉइस ध्वनि, पॉल्यूटेड वाटर प्रदूषित जल, स्मोक। तो इसका आंसर है स्मोक। तो स्मोक में आप टिक कीजिए। रिंगलमैन स्केल का इस्तेमाल धुएं के मापन के लिए होता है और धुएं के आभासी घनत्व को मापने का ये एक पैमाना है। अब इसका विकास जो बात कर रहे हैं, इसका विकास पेरिस के कृषि इंजीनियर प्रोफेसर मैक्सिमिलियन रिंगलमैन द्वारा 1888 में किया गया। इस स्केल में सफेद स्तर पर काली रेखाओं के अनुमानित घनत्व के 5 स्तर होते हैं जो कि धुआं मापन करते हैं। ठीक है। 39 क्वेश्चन में चलते हैं। तो आपको याद रहना चाहिए रिंगलमैन स्केल का यूज धुएं के लिए किया जाता है। एक किताब के संदर्भ में निम्नलिखित सूचनाएं दी गई है। अब क्या है, इसे लगाना है कि हमारा इंट्रो पहले आता है या कंटेंट्स पहले आते हैं या चैप्टर्स पहले आते हैं या इंडेक्स पहले आता है या टाइटल्स पहले आते हैं। अब इसकी बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आता है टाइटल। ठीक है। टाइटल पहले आएगा, उसके बाद क्या आएगा, फिर आएगा कंटेंट, फिर आएगा इंट्रो, फिर आएगा चैप्टर। ठीक है। तो इसमें चलते हैं। किताब के संदर्भ में अगर हम देखें तो सबसे पहले आता है शीर्षक, फिर आता है विषय सूची, फिर आता है प्रस्तावना, फिर आता है अध्याय, फिर आता है अनुक्रमणिका। कर्मणिका। ठीक है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है। मैंने आपको बोला था मैं आपको 20 क्वेश्चन कंप्लीट करवाऊंगी। तो लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है। ऑप्शन है चेरो, गोंड, खरवार या सहरिया। तो जो है हमारे मतलब यूपी की बात करते हैं तो यूपी के वाराणसी जिले में सहरिया नहीं पाई जाती। सहरिया जनजाति ललितपुर जिले में पाई जाती है। ठीक है। वाराणसी में नहीं पाई जाती है। वाराणसी जिले में पाई जाने वाली जनजाति हैं चेर, गोंड, खरवार, धूरी, ओझा, नायक आदि। देखो मैं आपको इतना बताऊंगी, ये वैसे यूपी आर ओ का पेपर है तो आपको जो इम्पोर्टेंट लगे वो पढ़िएगा। ठीक है। मैं तो आपको सारा पढ़ा रही हूँ, लेकिन जो आपको लगे कि ये इम्पोर्टेंट है तो वो चीजें आप पढ़ सकते हैं। जो नहीं है वो आप नेगलेक्ट करना और आगे आगे करके पढ़ते जाना। ठीक है। तो मैं आज अपनी क्लास यहीं पे कंप्लीट कर रही हूँ। 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। मैं सोच रही हूँ कि अब एक क्लास मॉर्निंग में और एक क्लास मैं इवनिंग में आपको दे दूँ। ठीक है। लेकिन जैसे मुझे कमेंट्स आएंगे मैं उस हिसाब से ही दूंगी। ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे पूरी होते हुए अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें ताकि मुझे ये मोटिवेशन मिल सके कि मैं आपको अच्छी क्लासेस
प्रोवाइड करवा पा रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।